पूर्वक कुछ आपसे बातें करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसा है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं और खासतौर से हथियार के मामले में भारत और अमेरिका क्या करने जा रहे हैं। साथ सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा, ये दुश्मन का जगह है। वहां पे आत्मनिर्भर में टाइम लगेगा क्योंकि पहले तो हमारा होश था ही नहीं, हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं इसमें कि आत्मनिर्भर बन जाए। पर चेक काटते रहो, बाहर से लाते रहो। आप इस टेंशन में मत पड़ो, आप सिर्फ दिमाग में एक टेंशन लेके चलो कि बॉस ये जो काम है देश के लिए डिलीवर कैसे करना है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अमेरिका और भारत की जो ये जुगलबंदी अब बैठ रही है, खास तौर से हथियार के मामले में, खास तौर से चाइना को काउंटर करने के मामले में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। कुछ न्यूज आइटम्स हैं, कुछ न्यूज कल ब्रेक हुई थी, आज भी ब्रेक हुई है सुबह सुबह, और मैं उसके बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं। आपको तफसील से, इन डिटेल, विस्तार पूर्वक कुछ आपसे बातें करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि कैसा है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं और खासतौर से हथियार के मामले में भारत और अमेरिका क्या करने जा रहे हैं साथ में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो जो बात है ना, सबसे बड़ी बात, इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप समझते हैं ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? एक तो यह है कि आपने चेक काट दिया ना, टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, $10 अरब साइन करा मोदी जी ने, गो। वहां से अमेरिका से सामान आ गया। मोदी जी ने इस चीज के लिए साफ मना कर दिया, और ऐसे भारत में कई दिहाइयों से, कई दशकों से यही काम चला आ रहा था। इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया, इसको चेक दे दिया, वहां से ये आ गया। राइट? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भारत में बहुत कम होती थी। बोफोर्स की जो तोपें हैं, जिन्होंने कारगिल में कमाल कर दिया था, ये बाहर की हैं। राइट? ये टेक्नोलॉजी बाहर की है। उसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों इस्तेमाल करते थे फौज में, चाहे आप सुखोई के जेट्स ले लीजिए, चाहे आप मिग ले लीजिए, चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, ऑल ऑफ देम आर फॉरेन टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक बात फर्क है बहुत बड़ा, ठीक है? इस बार चाबी लगाई है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, यानी कि आप बनाते कैसे हैं वो चीज। ठीक है, फॉरेन है, कोई बात नहीं, फॉरेन का है। आप कोई भी अमेरिकन जहाज ले लीजिए, ठीक है, वो फॉरेन का है, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन वो भारत में बनेगा, उसको भारतवासी बनाएंगे, भारत को फायदा मिलेगा, भारतवासियों को नौकरी मिलेगी। वो जेट भारत बना के विदेशों में एक्सपोर्ट करेगा, भारत फॉरेन एक्सचेंज कमाएगा, और वो टेक्नोलॉजी का जो मालिक है वो भारत होगा, और भारत की मर्जी होगी उसको क्या करना है, कैसे करना है, दैट इज अप टू इंडिया। ये बहुत कम हुआ था पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि और कोई केस था नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम हुआ था। जितनी एग्रेसिवली मोदी जी कर रहे हैं ये कि भाई ये भी लाओ, ये भी लाओ, फटाफट करो और भारत में बनाओ। ठीक है, अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल्स देता हूं। तो दोस्तों, भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, वो और जेक सलिवन जो यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, दोनों के बीच में बैठक हुई है, और कुछ चीजें जो हैं डिसाइड करी हैं कि भारत लेगा यूएस से। ठीक है जी। उसमें एक तो G414 जो एयरक्राफ्ट इंजन है, जो कि तेजस में लगेगा, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, एक तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। राइट? तो जी के इंजन, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग अहेड विद दैट। उसके बारे में आपका सारा बैकग्राउंड वर्क हो चुका है। ये सारी की सारी जो मेजर अनाउंसमेंट्स होंगी ना, जब मोदी जी और जो बाइडेन आसपास बैठेंगे, तब वो सब ये होगा। यानी कि खीर पक चुकी है, बस उसको परोसना बाकी है। परोसा उस दिन जाएगा, 22 या 23 तारीख को इस महीने की ये मामला परोस दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी चीज, ये जो बात कर रहे हैं F-18 जेट है, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त जेट है। ये इंडियन नेवी को देने की बात चल रही है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, प्रेडेटर ड्रोन्स। अब इसमें कई सारी चीजें हैं। प्रेडेटर ड्रोन्स क्या है? प्रेडेटर ड्रोन्स वो ड्रोन्स है दोस्तों, जैसे रीपर है, प्रेडेटर है। ये जनरल एटॉमिक्स करके एक यूएस की कंपनी है, और उसका सीईओ विवेक लाल, वो भी इंडियन ही है, इंडियन डिसेंट का है वो, विवेक लाल उसका सीईओ है। और ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो भारत बात करना चाह रहा है, जिसके बारे में, और खरीदना चाह रहा है मैसिव क्वांटिटीज में, भारत चाह रहा है कि 100 से ऊपर आ जाए। अभी कुछ आए हैं, कुछ नहीं आए, कुछ और आने हैं। इसकी क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, ये प्रेडेटर ड्रोन्स जो हैं, या फिर और ऐसे ड्रोन्स हैं, ये 35, 40, 50 हजार फुट पे ऐसे कई घंटों तक, 36 से लेकर 40 घंटों तक वहां पे मंडरा सकते हैं। गोल गोल घूमते हैं, गोल गोल घूमते हैं, बस वहां पे घूमते रहते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम सर्वेलेंस है। इनमें इतने पावरफुल कैमरास लगे हैं कि नीचे बंदे की शक्ल पहचान लें। राइट? और ऊपर टंगे हुए बिल्कुल वहां पे 36, 40 घंटे घूम रहे हैं। ठीक है ना? उनका स्टैमिना बहुत ज्यादा है टू स्टे इन द एयर। दूसरी चीज, ये आर्म्ड है, तो इनमें हेलफायर मिसाइल्स होती हैं।
यानी कि ऊपर से 35-40 हजार फुट से वो उसके अंदर वो अनार्म्ड है, उसके अंदर कोई बैठा नहीं है, कोई पायलट नहीं है उसके अंदर, वो अनार्म्ड ऐसे ही उड़ रहा है जैसे कि ड्रोन होता है, वो उड़ रहा है। यहां पे दिल्ली में, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कैलकाटा कोई बैठा हुआ है बंदा, उसने सैटेलाइट के थ्रू या कैमरा के थ्रू, उसके सैटेलाइट के ट्रायंगुलेशन के थ्रू या उसका भी जो कैमरा होता है उसके थ्रू एक टारगेट आइडेंटिफाई करा कि ये दुश्मन का जगह है वहां पे, राइट। उसने एक लैपटॉप पे बटन दबाया, वहां से मिसाइल गई और सीधा काम खत्म। तो ये सर्विलेंस भी करते हैं, ये रिकॉनेसेंस भी करते हैं, ये फोटोग्राफी भी करते हैं और ये अटैक भी करते हैं। ये चारों काम करते हैं दोस्तों अच्छी तरीके से। तो इन ड्रोन्स की भी बात चल रही है और जनरल एटॉमिक्स वो कंपनी है जो ये ड्रोन्स भारत को देगी। इसके अलावा तो दोस्तों और जो बात चल रही है, मैंने आपको F-18 के बारे में बताया था, वो F-18 26 F-18 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात चल रही है। और ये क्यों कर रहा है भारत? देखिए, सबको पता है कि भारत का जो वेपन्स का भंडार है, भारत का वेपन्स का भंडार दोस्तों ज्यादातर रशियन ओरिजिन का है, क्योंकि रूस के साथ हमारे लिंकेजेस थे, पास्ट एक हमारा अतीत है और आज भी रूस के साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती है। आपको पता ही है S-400। लेकिन ये सब सामान हमने तब लिया था जब यूक्रेन रशिया का वॉर शुरू नहीं हुआ था। S-400 की बात ले लीजिए, जो AK-203 है, जिसकी फैक्ट्री अमेठी में लगी है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है इंडियन आर्मी में। AK-203 कारगर हथियार है, अच्छा हथियार है, वो हथियार जा रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस लड़ाई की वजह से ना, यूक्रेन और रशिया की लड़ाई की वजह से जो हथियार हैं वो अब भारत में इतनी आसानी से नहीं आ पा रहे। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि रूस भारत से कह रहा है कि ठीक है यार, हम आपको पैसे देते हैं, हमारे हथियार हमें वापस दो। ये भी सिनेरियो हो रहा है, ये भी बात चल रही है पीठ पीछे। तो ये मीडिया ने कवर करा है, बाय द वे, जो मैं आपको कह रहा हूं। ये ऐसे नहीं कि मैं ऐसे ही बता रहा हूं आपको, मीडिया ने कवर करा है कि रूस जो कह रहा है, कई कंट्रीज को रूस कॉन्टैक्ट में, यार हमने आपको ये टैंक्स दिए थे, T-90 टैंक्स दिए थे, आपने हमसे खरीदे थे, हम आपसे वापस खरीदना चाहते हैं, हम आपको पैसे दे देंगे, आप हमें टैंक्स वापस दे दो, हमें जरूरत है। क्योंकि एट्रिशन बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पर रशिया का। रशिया हावी है इस वक्त, रशिया अटैक कर रहा है इस वक्त यूक्रेन में, लेकिन रशिया को जितना नुकसान उठाना पड़ा, रूस ने, भारत ने, दुनिया में किसी भी देश ने सोचा नहीं था कि रूस को इतना नुकसान पहुंचेगा, रूस इतना नुकसान उठाएगा। रूस को ज्यादा नुकसान हो गया दोस्तों, ज्यादा नुकसान हो गया रूस को, एस्टिमेट से कहीं गुना ज्यादा नुकसान हो गया। अब वो देखिए ना, बात ये होती है कि जब आप लड़ाई लड़ते हैं ना, पूरी जोरों शोरों से आप लड़ाई लड़ते हैं, तो आप जब फायर कर रहे हैं तो फिर रोक के गोली नहीं चलाता आदमी, फिर तो जब चलती है तो फिर ठट 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 एक साथ चलती है। तो आप बुलेट्स की बात ले लीजिए, आप शेल्स की बात ले लीजिए, आप एयरक्राफ्ट के एमुनेशन की बात ले लीजिए, आप टैंक के एमुनेशन की बात ले लीजिए। अच्छा, इक्विपमेंट टूटता भी है, उसको भी रिप्लेस करना है। आप समझ रहे हैं, जब फुल कॉन्टैक्ट लड़ाई होती है, पूरी जब काइनेटिक जिसको कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तब टूट फूट भी होती है चीजों की, लोग भी मारे जाते हैं, जाहिर सी बात है, एमुनेशन भी खत्म होता है, राइफल के हथियार के पुर्जे भी टूटते हैं, तो सब कुछ एक साथ होता, बर्बादी बहुत ज्यादा होती है, हथियारों की, खुद के हथियारों की बर्बादी होती है जो आप दुश्मन पे फायर कर रहे हैं, उसकी रिप्लेसमेंट। अब रूस के पास वो है नहीं मामला, तो रूस दाएं बाएं से इकट्ठा कर रहा है हथियार कि चलो लड़ो लड़ो लड़ो। तो रूस के लिए बड़ी इज्जत की बात हो गई यूक्रेन वॉर, क्योंकि लोग बोलेंगे साहब इतना बिलांद भर सा यूक्रेन, आप इसको नहीं निपटा पाए, तो फिर आपकी इज्जत क्या रह गई। तो रूस पूरी जान लगा रहा है, पूरी जान लगा रहा है रूस। और दोस्तों, इसमें एक और मैं आपको बात बताऊं, जो अमेरिका ने और देशों ने जो यूक्रेन को हथियार दिए हैं, सच में आपको बात बताऊं, रूस के पास उन हथियारों का तोड़ नहीं है। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको, ये टैंक है, उदाहरण के लिए टैंक है, राइट, ये जेवलिन मिसाइल है, जो आज की तारीख में भारत के पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग जो यूज करते हैं इन्फेंट्री में, ठीक है, हम लोग कहते हैं उसको 84 mm कार्ल गुस्ताफ, जो मैंने भी इस्तेमाल कर रखा है, ठीक है ना, वो रॉकेट लॉन्चर है, वो आप फायर करिए, वो सीधा आके लगता है। ये टैंक का जो हल है या टैंक की साइड है, यानी कि वो आएगा सीधा लगेगा, ठीक है ना, इस तरीके से, ऐसे जहां से भी आप मारेंगे सीधा आके लगेगा। फिर टैंक का आर्मर होता है, फिर टैंक का रिएक्टिव आर्मर होता है, वो कितना कारगर होता है, वो मार पाता है नहीं मार पाता, टैंक अपने आप को बचा लेता है, वो बात की बात है। लेकिन टैंक का जो ऊपर वाला है ना एरिया, ये एरिया बड़ा सॉफ्ट होता है, ये नाजुक एरिया है, ये भी बख्तरबंद है, ये भी बिल्कुल मेटल की थिक शीट्स का बना हुआ, राइट। ऐसा नहीं कि आपने पिस्टल से या आपने AK-47 से गोली मारी तो अंदर चली जाएगी ना, लेकिन बाकी जगहों के मुकाबले ये बहुत सॉफ्ट होता है, बाकी जगह के मुकाबले, हल के मुकाबले या पूरे जो टरेट है उसके मुकाबले, ऊपर वाला जो एरिया होता है, यानी कि टरेट के ऊपर वाला एरिया, दैट इज वेरी सॉफ्ट। जेवलिन जो है मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, वो क्या करती है, जब आप उसको फायर करते हैं ना सामने से, तो सामने से आके नहीं लगती, जेवलिन मिसाइल ऐसे जाएगी ऊपर,
और ऊपर से आएगी सीधा ऐसे हिट मारती है 90 डिग्रीज पे, तो टैंक वैंक के पूरे जितने भी लोग चला रहे हैं, टैंक चितर बितर, लोग मर गए, कहानी खत्म हो गई, टैंक बर्बाद। रूस के पास इस चीज का तोड़ नहीं है। स्टिंगर मिसाइल्स हैं। स्टिंगर मिसाइल्स वही मिसाइल्स हैं जिन्होंने दोस्तों अफगानिस्तान में कहर डाल दिया था। वो ऐसे करके वो पठान मारता था, वो रशियन जेट नीचे उतरता था। फिर से स्टिंगर मिसाइल यहां पे आ गई, उसका लेटेस्ट जो एडवांस वर्जन है वो स्टिंगर मिसाइल वहां पे आ गई। तो रूस को बहुत डैमेज हो रहा है। इसलिए भारत को, अब भारत ये लग रहा है कि यार देखो, ये लड़ाई जो हम सोचते थे, मैं भी यही सोचता था, मेरा भी यही अनुमान था, मेरा भी एनालिसिस यही था कि ये लड़ाई जो हफ्ता 10 दिन में खत्म हो जाएगी, रूस लपेट देगा, कहानी खत्म। ओ भाई साहब 1.5 साल हो गए, लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। फिर क्या करना है? तो अब भारत कह रहा है कि आत्मनिर्भर ठीक है, आत्मनिर्भर में टाइम लगेगा। आत्मनिर्भर में टाइम लगेगा क्योंकि पहले तो हमारा होश था ही नहीं, हमने तो कभी ध्यान दिया ही नहीं इसमें कि आत्मनिर्भर बन जाए, बस चेक काटते रहो, बाहर से लाते रहो, बाहर से लाते रहो। अब बोला है कि आत्मनिर्भर और बाहर से टेक्नोलॉजी लाओ, सिर्फ हथियार मत लाओ, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी इंडिया शिफ्ट करो। तो ये खेल चल रहा है क्योंकि रूस के रास्ते अब बंद हो गए। रूस हमारी मदद करना चाहता है लेकिन रूस के रास्ते खुद बंद हो गए, तो रूस अपनी मदद नहीं कर पा रहा, हमारी क्या करेगा? तो इसलिए हमें स्वयं खुद की मदद करनी है, पहली चीज आत्मनिर्भर। दूसरी चीज बाहर से टेक्नोलॉजी लानी है, बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी भारत में लानी है और भारत में बनाना है दोस्तों। तो इस गेम के पीछे, इस पूरे प्लानिंग के पीछे कौन है? इसके पीछे है हमारे एनएसए अजीत डोवाल कीर्ति चक्र। ही इज द ब्रेन बिहाइंड ऑल दिस, हु इज गेटिंग ऑल दीज क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इनटू इंडिया। अब और डोवाल साहब ने क्या करा है ये मैं आपको अगले न्यूज आइटम में बताता हूं। दोस्तों जो दूसरी बात हो रही है वो हो रही है आईसीईटी, इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, उसके बारे में बात हो रही है और किस तरीके से भारत को वो मिल सकता है। इसमें भारत के एनएसए अजीत डोवाल साहब और उनके यूएस के काउंटर पार्ट जेक सलिवन, ये आप फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं डोवाल साहब की, राइट। ये सेकंड ट्रैक 1.5 डायलॉग है, जो जैसे ट्रैक 1 ट्रैक 2 डिप्लोमेसी होती है, ट्रैक 1.5 इसमें क्या है कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इसमें बीच में आई है। सीआईआई आपने सुना होगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि एसोचैम है वैसे सीआईआई है। सीआईआई इसके बीच में आई है और ये बात कर रहे हैं साहब कि अलग अलग चीजों के बारे में जिसमें कि रेगुलेटरी बैरियर्स होते हैं। हर एक कंट्री में बैरियर, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, किसी दूसरे देश को ये टेक्नोलॉजी नहीं दे सकते, इसका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, यूएस में कांग्रेस से लेना पड़ेगा या सेनेट से लेना पड़ेगा, यहाँ पे अलग, इंडिया में पार्लियामेंट। तो इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इसके ऊपर बड़ी बातचीत हुई है। इसके ऊपर बातचीत हुई है कि जो हम इंडिया को दें फिर वो ठीक ठाक से इंडिया के पास पहुंच जाए। और इन्होंने बात करी है 3-4 चीजों के बारे में जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और भारत इसके पीछे पड़ गया और इसको ड्राइव करने वाली फोर्स है श्री अजीत डोवाल। वो किस चीज को ड्राइव कर रहे हैं? हथियारों के बारे में मैंने आपको F-18 के बारे में बता दिया, मैंने आपको ड्रोन्स के बारे में बता दिया, हमने बात करी थी ना प्रेडेटर्स के बारे में, और अब ये बात कर रहे हैं देखो नंबर 1 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डोवाल साहब की चेकलिस्ट है कि मुझे अमेरिका से कौन सी टेक्नोलॉजीज भारत के लिए लेनी है, खरीदनी नहीं है, लेनी है, कि भारत में उसके ऊपर काम हो, राइट। ऑब्वियसली पैसे का आदान प्रदान तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा क्वांटम कंप्यूटिंग, तीसरा सेमीकंडक्टर्स, चौथा टेलीकम्युनिकेशन, पांचवा डिफेंस और छठा स्पेस। मैं फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन, डिफेंस और स्पेस। ये 6 चीजें हैं जिसमें पूरा एक बातचीत हो रही है। और ये बोला है कि वी हैव बीन एबल टू किक स्टार्ट द इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म, साइंड एन एमओयू ऑन सेमीकंडक्टर्स, द पब्लिक प्राइवेट डायलॉग ऑन टेलीकॉम एंगेजिंग स्टेकहोल्डर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड academia to further open collaboration in Open RAN, 5G and 6G has been kick-started, detailed dialogues on biotech is being held, important exchange on AI have taken place, and there is a positive momentum under the defense and space pillars। ये डोवाल साहब का स्टेटमेंट है, यानी कि डोवाल साहब ये बता रहे हैं, ये नहीं कि मैं क्या करने वाला हूं, वो आगे का नहीं बता रहे कि मैं क्या करने वाला हूं अमेरिका, वो कह रहे हैं मैं ये कर चुका हूं, ये डन है, ये टिक हो चुका है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है। ये बात अभी जो इंडो यूएस क्वांटम कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म है, इसमें सेमीकंडक्टर्स की बात है, सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट डायलॉग ऑन टेलीकॉम, यानी कि टेलीकॉम कंपनियां, पब्लिक प्राइवेट, राइट, जो प्राइवेट कंपनीज है भारत में, जैसे एयरटेल है, भारत में रिलायंस है या कोई भी और है, ये लोग बात करेंगे अमेरिकन कंपनीज से। ये तो प्राइवेट, पब्लिक सरकारें एक दूसरे से बात कर रही हैं इस मामले में। दिस इज स्टार्टेड ओपन RAN, RAN, 5G एंड 6G, 6G का भी किक स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने, अभी 5G लॉन्च हुआ था, 6G का भी स्टार्ट कर दिया। डिटेल्ड डायलॉग ऑन बायोटेक,
ये भी चल रहा है। इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस ऑन एआई हैव टेकन प्लेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर भी बातचीत चल चुकी है और डिफेंस एंड स्पेस पिलर्स के बारे में भी बात हो रही है। ये बात कर रहे हैं ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। अब ये देखिए, मैं बता रहा हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं डोवाल साहब कर क्या रहे हैं गेम। जो मेरा एनालिसिस है, देखिए यार, छोटा मुंह बड़ी बात, एनएसए इज एट अ वेरी वेरी हाई लेवल, हमें तो उतनी समझ नहीं है, ना इतनी अकल है कि हम उनके क्या एक्शंस हैं, क्या थॉट है, आई डोंट नो। मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। दोस्तों, ऐसा है ना कि चाइना का पावर क्या है, हमें यह समझने की जरूरत है। इकोनॉमी है, लेकिन इकोनॉमी आती किससे है? चाइना की। यह हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको रावण को मारना है तो आपको उसको नाभि में तीर मारना पड़ेगा, जैसे प्रभु श्री राम ने मारा था। वही कॉन्सेप्ट है। जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, राइट, आपको उसका एक ऑल्टरनेट इंडिया में क्रिएट करना है, वरना आप चाइना को काबू नहीं कर पाएंगे। चाइना वही फिर बदतमीजियां करता रहेगा गलवान में हर जगह, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस वहां से आता है, उसका पैसा वहां से आता है। जो टेक्नोलॉजी उसने चोरी करी अमेरिका से, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करी, वहां से उसका पैसा आता है, जिसकी वजह से वो एडवेंचरिज्म करता है, सलामी स्लाइसिंग करने की कोशिश करता है भारत की, और भी करने की कोशिश करता है, ताइवान शाइवान। अगर इसको रोकना है तो आपको ये करना पड़ेगा, आपको खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, और ये काम ये चल रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ना, मैं एक इमोशनल बात भी आपसे कहता चलो दोस्तों, मुझे बड़ा गर्व है आज यार, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या लोग हैं जो काम कर रहे हैं, दे आर ऑफ सच अ कैलिबर। देशभक्त लोग हैं, ठीक है, अपने लिए कुछ नहीं है, राइट, कि अपने परिवार वालों को कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कुछ नहीं है। देश के लिए काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, सोते काम है, ठीक है, और दिन रात काम करते हैं। और फालतू की बात आपने नहीं देखी होगी कि ये बात कर दी, क्योंकि जो दो मेन लोग हैं जो ये कर रहे हैं ना, जो दो मेन लोग हैं, एक एनएसए अजीत डोभाल साहब और एक डॉक्टर एस जयशंकर, ये दोनों पॉलिटिशियंस नहीं है। तो इनको कैंपेनिंग नहीं करनी, इनको चुनाव नहीं लड़ने, इनको कुछ नहीं करना, इनको सिर्फ अपना काम करना है। और मोदी जी ने ऐसे ही लोग लगा रखे हैं मेन मेन जगह कि आप ना ये टेंशन मत लेना कि चुनाव कौन लड़ेगा, लोकसभा है, झारखंड में चुनाव है, कर्नाटक में है, फलाना है, नागालैंड में है, या उत्तर प्रदेश में। आपको ये सब सोचने का स्ट्रेस आपका नहीं है। आप इस टेंशन में मत पड़ो। आप सिर्फ दिमाग में एक टेंशन लेके चलो कि बॉस ये जो काम है देश के लिए डिलीवर कैसे करना है। और मैं बता रहा हूं, इन दोनों से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। जिस तरीके से पीछे बढ़ गए ना काम के, और जिस तरीके से दोस्तों डिलीवर कर रहे हैं, सल्यूट टू बोथ ऑफ देम। अच्छा जी, एक दोस्तों चाइना को फिर से एक जूता पड़ा है, और जूता क्या पड़ा है? भारत की सरकार ने बोला है कि जो चाइनीज कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में, इसमें कंपनी है शाओमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो, ये सब, ठीक है। ये जितनी भी कंपनी है जो मोबाइल फोन बनाती है ना, सस्ते सस्ते चाइनी चाऊ चाऊ मोबाइल फोन, इन सबको बोला है कि सीईओज और सीईओज आप इंडियन लगाइए। अगर आप भारत में काम कर रहे हैं तो इसका सीईओ जो टॉप मैन होगा और इसका सीईओ होगा, चीफ ऑपरेशंस ऑफिसर, वो भारतीय होगा। लगाओ इनको। इंडिया ने बोल दिया चाइनीज कंपनी को। अब ये चाइनीज तड़प रहे हैं, ये कह रहे हैं बॉस जितनी भी कंपनी है आप इनमें जो बॉसेस होंगे, क्योंकि भारत को पता है, ठीक है, चाइना से हम धंधा कर रहे हैं, हमारी कंपनियां चाइना में, चाइना की कंपनी यहां पे, लेकिन कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? ऐसा नहीं कि चाइना ने पैसा लगा कि यहां पे कंपनी लगाई तो चाइना उसको कंट्रोल करेगा। नो नो सर, नो, नॉट एट ऑल। उसको कंट्रोल हम ही करेंगे, पैसे किसी के भी हों। भारत की जमीन पर लगी है, कंट्रोल हमारा होगा। इनके जो टॉप बॉसेज हैं आप इंडियंस लगाइए, क्योंकि भारतीय सरकार को पता है चीनी चोर है बहुत बड़े यार। मैं बता रहा हूं आपको, मुझे तो पहले ये डाउट हुआ था कि अलीबाबा 40 चोर चीनियों पे बनी है, फिर बाद में पता लगा नहीं, ये तो बगदाद की स्टोरी है। लेकिन अलीबाबा 40 चोर चीनियों पे बनी होनी चाहिए थी कम से कम, क्योंकि चीनी हर चीज की चोरी करते हैं। यहां से डेटा थेफ्ट की बात है, जिससे भारत सरकार परेशान हो रही है। डेटा थेफ्ट की बात है, असली बात डेटा थेफ्ट की है। दैट इज व्हाट इट इज। तो यूनियन गवर्नमेंट has asked Chinese mobile phone manufacturers to induct Indian equity partners in their local operations, according to 3 executives who attended meetings in which the matter was conveyed, as per report in the Economic Times. ठीक है जी, equity partners यानी कि जो equity डालेंगे, जो पैसा डालेंगे, जिनके पास shares होंगे, वो भारतीय होने चाहिए। Additionally, the government has directed them to appoint Indian contract manufacturers, expand local manufacturing down to the compound level through joint ventures with Indian businesses, and hire local distributors. There are Chinese distributors for some of the companies. अच्छा, ये तो भाई साहब बिल्कुल जिसको कहते हैं मुंह पे लाती मार दी इंडिया ने चाइना की। इन लोगों ने ये बोला है, देखो भाई, जो तुम्हारे पुर्जे हैं ना चाइनीज फोन्स के, ये अभी भी बाहर से आ रहे हैं। ये नौटंकी अपनी बंद करो, ये बकवास अपनी बंद करो। ये जितने भी तुम्हारे पुर्जे सुर्जे हैं, दिस शुड ऑल कम फ्रॉम इंडिया।
यू पार्टनर विथ लोकल इंडियंस, आप लोकल इंडियंस के साथ पार्टनरशिप करके यहां पे फैक्ट्री डालो, यहां पे इनके पुर्जे बनाओ। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, कुछ कुछ फोन कंपनीज के चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर हैं। भारत ने बोला बंद करो ये बकवास, चाइनीज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होंगे, आपके इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। बेसिकली भारत ने चीनियों को यहां से पकड़ लिया है और बोला है कि बेटा ये चल बिना, ये तुम काम कर रहे हो ना, ये चल बिना। और फिर अपना बताया भारत ने, और फिर भारत ने बोला कि अब खेला हो गए, राइट। अब खेल खेलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हमारे, इक्विटी पार्टनर हमारे, ओईएम के जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं वो हमारे, इक्विटी हमारी। अब तुम बताओ क्या करना है। हाँ, रियलमी चाइनीज ब्रांड है, वीवो चाइनीज ब्रांड है, शाओमी चाइनीज ब्रांड है, ठप्पा लगाओ, काम सारा का सारा इंडिया में होगा, पैसा यहीं पे रहेगा, सब कुछ होगा। तो अब चाइनीज का धीरे धीरे गला सूख रहा है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन भी इन्हीं का था, डिस्ट्रीब्यूटर भी चाइनीज थे, अब ये भी सब हटेंगे। और ये एक्चुअली इन सबको चीनियों को एक कमरे में बोला कि चाऊ चाऊ करना बंद करो बेटा, पापा की बात सुनो। तो सब चाऊ चाऊ कर रहे थे, सब चुप हो गए। फिर यहां पे जो बैठे थे इंडियन, जो भी मंत्री अपने बैठे होंगे, उन्होंने बता दिया कि बॉस देयर इज अ न्यू शेरिफ इन टाउन, अब से ये कानून होगा, ठीक है। अब चाइनीज फोन में बीजिंग से बात कर रहे होंगे, बीजिंग हेलो, बीजिंग बताओ, ये तो कहता है कि सब कुछ इंडियन होगा, हम क्या करेंगे यहां पे, ठीक है। ये तो कह रहा है कल से तुम्हें पनीर खाना पड़ेगा, हम तो चाउमीन खाने की सोच रहा था, पनीर खाना पड़ेगा कल से। बोला बेटा तुम पनीर खाओगे कल से। इनको टाइट कर दिया इन लोगों ने, ठीक है ना। अब अच्छा दोस्तों, एक आखिरी खबर आज की है कि एंटनी ब्लिंकन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो विजिट है 22 जुलाई को, उसने बोला है कि यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप सॉलिडिफाई होगी और 21 सेंचुरी की डिफाइनिंग रिलेशनशिप है। यानी कि ये रिलेशनशिप 21वीं शताब्दी को डिफाइन करेगी, ये बताएगी 21वीं शताब्दी कैसी होगी, ये रिलेशनशिप डिफाइन करेगी। इट्स अ डिफाइनिंग रिलेशनशिप। और इंडियन एम्बेसडर टू द यूएस, जो हमारे वहां पे राजदूत हैं, तरनजीत सिंह संधू साहब, एंड यूएसआईबीसी प्रेसिडेंट अतुल केशप, इन लोगों ने भी इसके बारे में बोला और इकोनॉमिक टाइज के बारे में बोला कि ब्लिंकन हाईलाइटेड द $191 बिलियन यूएस इंडिया ट्रेड लास्ट ईयर। 191 अरब डॉलर की ट्रेड हुई थी भारत और यूएस की। और इसमें बोला था कि $54 बिलियन पिछले साल भारत में यूएस ने इन्वेस्ट करे, और भारत ने यूएस में $40 अरब इन्वेस्ट करे। तो 54 अरब उन्होंने इन्वेस्ट करे, 40 अरब हम लोगों ने इन्वेस्ट करे वहां पे। और भारत ज्वाइन कर रहा है इंडो पैसिफिक के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जो है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। और ये बेसिकली क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें चक्कर ये है कि भारत अब ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो साफ सीधी बात है, हम अमेरिका के साथ ट्रेड में पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन एज इक्वल्स। अमेरिका अगर हमें कोई सामान बेचता है तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, और भारत ने, ठीक है, अमेरिका ने $52 अरब करा, हमने $40 अरब करा, लेकिन हमने भी अमेरिका में इन्वेस्ट करा है। तो ये बात नहीं है कि जैसे आप और किसी कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, जैसे पाकिस्तान सिर्फ ये लो भीख लो, भीख भीख भीख, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। ठीक है, हम थोड़ा कम अमेरिका के पास ज्यादा पैसे हैं, अमेरिका ने 52 अरब करे, लेकिन 40 अरब हम लोगों ने भी, भारतवासियों ने भी अमेरिका में इन्वेस्ट करे हैं। तो दोस्तों ये चीज है, इस बार मैंने पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं छेड़ा। पाकिस्तानी भी भीख मांग रहे थे वहां, मेजर साहब छोड़ो यार, रोज क्लास लेते हो, आज छोड़ो। तो मैंने बोला जी छोड़ो, कोई बात नहीं। तो आज मैंने पाकिस्तान बिल्कुल डिस्कस नहीं करा, और मैं और कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि ना पाकिस्तान करके आप मरे को कितना मारोगे यार, खुद सोचो, मरे को कितना मारोगे। तो मैंने बोला थोड़ा सा पाकिस्तान को ब्रेक दी जाए, है ना। और कोशिश मैं करूंगा कि वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में आपको बताऊं, भारत की नजर से, भारत का जो कहते हैं ना लेंस, चश्मा पहन के, भारत का एक भारतीय चश्मा पहन के दुनिया में क्या चल रहा है, भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में मैं ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। मैंने अपनी टीम के साथ भी डिस्कशन करा था, और टीम ने भी यही बोला कि अगर ये पाकिस्तान में थोड़ा सा ज्यादा, हमें तो मजे आते हैं, हम पाकिस्तान के ऊपर डिस्कशन थोड़ा ना करते हैं, हम तो क्लास लेते हैं, जाओ बेटा कोने में जाओ, मुर्गा बन जाओ, इमरान खान मुर्गा, शहबाज तू उसके पीछे मुर्गा बन जा, हमारा तो यही काम है डेली का। लेकिन उन्होंने बोला नहीं सिर्फ, हमें खुद उनको टीम वाले कह रहे हैं ना कि थोड़ा सा वैरायटी होनी चाहिए, है ना। रोज अरहर की दाल खाओ। हमारे घर में एक्चुअली क्या है कि 365 दिन में से करीब 300 दिन अरहर की दाल बनती है, और फिर भी जब पूछते हैं घर में क्या बना है लंच में, तो बोला अरहर की दाल, तो लोग एक्साइट हो जाते हैं ऐसी, जैसे पता नहीं कोई नई चीज़ बन रही होगी। एनीवे, सो कहने की बात यह दोस्तों कि हम लोग आपको अलग अलग दालें खिलाने की कोशिश करेंगे, रोज़ अरहर की दाल आपको नहीं देंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे, और ढेर सारे क्वेश्चन हैं, हमने 4 चुने हैं इसमें। तो दोस्तों 4 सवाल आपके लेते हैं और 4 सवालों का आंसर करने की कोशिश करते हैं। आई एम 5911 फैन, ये है मेजर सर, जय हिंद। आपने भाईजान अपना नाम नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, आपको भी राम राम।
मेजर सर जय हिंद, जैन साहब. My question is, who else in BJP do you think the alternative of PM Modi? Modi ji is 1100% doing too good as PM. There is no way about, but somebody he'll have to retire as well. Related to this, my other question is, how do you see Dr. Jaishankar as next potential PM? A diplomat like Dr. Jaishankar, who knows how to make the world revolve, might be best for India's future. This is my own concern. मेजर साहब, आप इसे कैसे देखते हैं? थैंक्स. अच्छा, इसके बारे में मुझे देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि एक कहावत है ना कि वाई मेंड अ थिंग दैट एंड ब्रोक. अमेरिकन कहते हैं वाई मेंड अ थिंग दैट एंड ब्रोक. जो चीज़ टूटी नहीं है उसको रिपेयर क्यों करना. अगर आप कह रहे हैं मोदी जी ठीक चल रहे हैं तो मोदी ठीक चल रहे हैं. मोदी जी को चलने दे, ठीक ही तो चल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं ना. बढ़िया. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर जयशंकर अच्छे बनेंगे बुरे. मुझे इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, ना मेरा इतना लेवल है कि मैं डॉक्टर जयशंकर जैसे बड़े आदमी पे कमेंट करूं. ठीक है ना. तो मैं उस लेवल का हूं ही नहीं. तो मैं आपको क्यों अपना इसमें बोलूं कि नहीं साहब मेजर आर्या ऐसा सोचते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है. पर मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं. आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है ना, आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको धोनी चाहिए वहां पे, आपको सौरभ गांगुली चाहिए वहां पे, तब जाके बात बनेगी. धोनी क्या करता है मैं आपको बताता हूं. ये जो अपने मोदी जी ना, ही इज लाइक धोनी. एक मैच अवेयरनेस आपने सुना होगा, क्रिकेट में एक टर्म है मैच अवेयरनेस. ही इज वेरी मैच अवेयर. उनको पता है. और उनकी सबसे बड़ी काबिलियत क्या है? सबसे बड़ी काबिलियत यह है कि इसके पहले हम क्या देखते थे, फॉरेन मिनिस्टर कौन होता था? फॉरेन मिनिस्टर वो होता था जो कि एक नेता था, जिसको फॉरेन अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता होता था. वो एक्सपीरियंस से कि कर करके एक दो बार फॉरेन मिनिस्टर रह रहे कि अपनी गलतियों से सीख सीख के तो हो जाता था. लेकिन इन्होंने क्या करा कि जब अनफॉर्चुनेटली सुषमा जी चली गई इस दुनिया से, उनका देहांत हो गया सुषमा जी का, तो मोदी जी लेकर आए डॉक्टर जयशंकर को, जिनका पॉलिटिक्स से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं. मोदी जी इनको चाइना में मिले थे, इनको लेकर आए और बोला कि नहीं यार, ये जो बंदा है ना, ये फॉरेन अफेयर्स में ना ये मास्टर है, इसको लगाओ इस काम पे. वो डोवाल साहब को लेकर आए. क्यों? उनको लगा कि डोवाल साहब है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी के मास्टर में, उनको लगाओ. तो ये सब अपनी टीम के, कोई वीरेंद्र सहवाग है, ठीक है ना, अपनी टीम का कोई वीरेंद्र सहवाग है, कोई राहुल द्रविड़ है, कोई सचिन तेंदुलकर, सब लोग अपने अपने लेवल पे खेल रहे हैं. लेकिन ऊपर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी. वो सबको कंट्रोल कर रहा है. तो कोई प्रधानमंत्री बनके कैसा बनेगा, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता. और पॉलिटिक्स की वैसे यार मेरी ना अंडरस्टैंडिंग बहुत कम है. मैं आई अंडरस्टैंड पाकिस्तान पॉलिटिक्स फार बेटर देन आई अंडरस्टैंड इंडियन पॉलिटिक्स. तो इसके बारे में नहीं कह पाऊंगा मैं. लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कैप्टन. ये लीडरशिप का खेल है. एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट फॉरेन अफेयर्स यार. ये जो पूरा मामला है ना, जो आप सोचते हैं कि डॉक्टर जयशंकर अच्छे पीएम बनेंगे, क्यों नहीं, जरूर हर एक बंदा कोई भी अच्छा पीएम बनेगा, हम मना नहीं कर सकते. लेकिन बात यह ना कि ये सिर्फ फॉरेन अफेयर्स का मामला नहीं है. प्राइम मिनिस्टर को झारखंड में चुनाव है वो भी देखने हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो भी देखनी है, अमेरिका का कॉल आ रहा है वो भी देखना है, इलेक्शंस हैं वो भी देखने हैं, बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, ही इज पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल प्रोसेस. पूरा एनडीए के अंदर कंसेंसस डेवलप करना वो भी उनका काम है. मतलब प्राइम मिनिस्टर का काम खत्म होने को नहीं नाम लेता उनका काम. नॉर्वे में कुछ हो गया वो प्राइम मिनिस्टर का हेडेक है, मंगोलिया में कुछ हो गया प्राइम मिनिस्टर का हेडेक है, तमिलनाडु में कुछ हो गया, उत्तर प्रदेश में कुछ हो गया, दिल्ली में कुछ हो गया, दुनिया भर में. तो वहां पे फिर धोनी वाली मैच अवेयरनेस चाहिए पीएम बनने के लिए. और वो धोनी वाली जो मैच अवेयरनेस है ना, वो मोदी जी को मैं मतलब कंपेयर कर रहा हूं. मैं ये नहीं कह रहा कि धोनी वैसा है, मोदी जी ऐसा, वैसा नहीं कह रहा. जैसे धोनी कंट्रोल करता है ना अपनी टीम को, जिस तरीके से धोनी टीम को चलाता है, हर एक पुर्जे को पता है उसका काम क्या है और बिल्कुल एफिशिएंटली कर रहे हैं, वो मोदी जी अपनी कैबिनेट के साथ ये काम कर रहे हैं. नितिन गडकरी जी अगर रोड्स बना रहे हैं तो रोड्स बना रहे हैं, उनका काम है रोड बनाना, और रोड बना रहे हैं, धनाधन रोड्स बन रही हैं. निर्मला सीतारमण जी अनाउंस कर रही हैं 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स की हमारी इकोनॉमी हो गई. ठीक है, तो सब अपना काम कर रहे हैं. मुझे लगता है कि ये आई थिंक जैसे वो ज्योतिर्दत्त सिंधिया जी हैं, वो कह रहे हैं ये एयरपोर्ट बन गया, ऐसा बन गया, ये नया एयरपोर्ट है, वो अपने अपडेट देते रहते हैं उनको ट्विटर पे, जाओ ये हो गया, ये काम हो गया. तो जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, जिसको जिस चीज़ की रुचि है, जो एक्सपर्ट है, उसको बोला भाई आप ये काम करो. तो सब अपना बढ़िया काम कर रहे हैं. पर सब अपना बढ़िया काम तभी तक कर रहे हैं जब ऊपर जो है ना एक लीडर बैठा है जो सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है. और उस लीडर में वो सकत है, वो काबिलियत है, वो हैसियत है चूज करने की. हाँ, ये जो लड़का है ना यार, ये बैटिंग बड़ी अच्छी करता है, इसको करवाओ यार. 3 डाउन पे इसको कराओ, 4 डाउन पे उसको लाओ. अच्छा, ये ओपनिंग अच्छी करेगा, बॉलिंग, इसको न्यू बॉल दो. ये जो सोच होती है ना, वो सब में नहीं होती, वो लीडर में ही होती है. तो दोस्तों ये तो पहला सवाल. दूसरा ये है कि जय हिंद सर, आई एम रुद्रा फ्रॉम उड़ीसा. रुद्रा जी नमस्कार.
I have a question about if India wants to make the changes in the constitution related to J&K, then why is Pak having an objection anyway? If so, why is our media covers that rather than ignoring it? J&K is an integral part of India. रुद्र जी, आप 370-35 की बात कर रहे हैं. देखिए, पाकिस्तान के पास और कुछ नहीं है बात करने के लिए. पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है बात करने के लिए, मैं आपको बता रहा हूं. दे हैव नथिंग टू टॉक अबाउट. वो क्या करेंगे बेचारे यार, किसके बारे में बात करेंगे? कश्मीर है जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको अपने ही देश में इंपॉर्टेंस मिल जाता है, वरना पाकिस्तान को पानी नहीं पूछ रहा. उनका प्रधानमंत्री जाता है आम की टोकरी लिए हुए तुर्की जाता है, उसको कोई पानी नहीं पूछता, उसको कोई कुर्सी नहीं पूछ रहा. अगर वो पूछ ले शहबाज शरीफ बाहर जाके भाई साहब टाइम बता दो, कोई उसको टाइम नहीं बताएगा. तो क्या उनको करने दीजिए. लेट्स. और मीडिया कवर करता है, मीडिया को देखिए, मीडिया 24 घंटे चलता है. मीडिया को कुछ ना कुछ तो जूसी खबर चाहिए ना चलाने के लिए. आप भी एड कितनी देख लोगे? आपको कुछ ना कुछ तो न्यूज देखनी है, तो जो न्यूज आती है मीडिया चला देता है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मोटिवेशन वीडियो 1964. Dear Major, can we create a social platform for the Hindu community? A coordination between different field experts who can help them in various different fields. Socially, financially provide them security, education. जो आप कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाना, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है हिंदू ही तो रन कर रहे हैं ज़्यादातर. ये यूट्यूब जितने भी हैं, मुझे नाम भी नहीं पता. इसमें ज़्यादातर तो इंडियंस ही हैं, हिंदूज ही हैं ज़्यादातर, फॉरेन कंट्रीज़ में बैठे हुए हैं. और बिल्कुल भगवाई पहनाना है अपने उनको सबको, तभी आप खुश होंगे. नहीं, मजाक कर रहा हूँ आपसे. देखिए, ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन इज़ द की. इसको आगे कैसे ले जाना है ना, इंटीग्रेशन इज़ द की. जो फेथ एक्सक्लूसिविस्ट होता है ना, वो ज़्यादा चल नहीं पाता. हिंदुइज्म अपने करंट आकार में हज़ारों साल से वैसे ही है. मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हो सकता है आप अग्री करें, हो सकता है आप डिसएग्री करें, आपकी मर्जी है. जो आज से 5000 साल पहले मेरे जो पूर्वज होंगे, मुझे तो नहीं पता कौन होंगे, जो भी मेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप को 1000 पीढ़ियाँ, 500 पीढ़ियाँ ले लो, जो भी है. जब हंटर गैदरर्स हुआ करते थे लोग, और ऐसे रोडें नहीं होती थी, और जंगल में लोग कुछ कुछ खेती करना शुरू कर, तब से हिंदू तब से महादेव की पूजा कर रहा है. आज भी हिंदू महादेव की. ऐसा कोई धर्म नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई धर्म नहीं है. हजारों साल पहले भी प्रभु श्री राम के भजन गाए जाते थे, आज भी भजन गाए जाते हैं प्रभु श्री राम के. ऐसा कोई धर्म नहीं है. सब में बदलाव आया है. ईरान ज़ोरास्ट्रियन हुआ करता था, राइट. रोम अपने रोमन रिलीजन फॉलो करता था, वो ईसाई बन गया. तो दुनिया जो है, दुनिया में बहुत बदलाव आए. कोई ऐसा सिविलाइजेशन नहीं है जो कल्चरली और रिलीजियसली सेम रहा हो. कोई ऐसा नहीं है दुनिया में. सब बदल गए, छोड़ के हिंदुस्तान. आप देख लीजिए इजिप्ट में क्या था. इजिप्ट में देवर वर्शिपिंग इजिप्शियन गॉड्स, रा और आइसिस, और उनके अलग अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस थे. अब इजिप्ट जो है पूरा मुस्लिम हो चुका है. इट इज बिकम फुली इस्लामिक कंट्री. और ठीक है, जो लोगों को पसंद है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस्लामिक बनना अच्छा था, वो जो लोगों की मर्जी यार, जो उनको धर्म अपनाना है अपनाएंगे, उनको पूरी इजाजत है, पूरी आज़ादी है. पर मैं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जो 10,000 साल पहले भी वही था, आज की तारीख में भी वही है. क्यों ऐसा? सोचिए. आप पानी को ना तलवार से नहीं काट सकते, ध्यान रखिएगा. आप पानी को आग से नहीं जला सकते. हमारे ऊपर मुगल आक्रांता आए, या अब्दाली और गौरी और गजनवी और जितने आए, ठीक है ना. उसके बाद अंग्रेज आए, 190-200 साल अंग्रेजों ने राज करा. टोटल 1000 साल बाहर की ताकतों ने आकर हमारे ऊपर राज करा. 1000 साल. आज भी ये देश 85 से लेकर 86% हिंदू है. क्यों? वही भोले बाबा 10,000 साल पहले भी भोले बाबा थे, आज 10,000 साल बाद भी भोले बाबा होंगे. आज भी हम लोग महाशिवरात्रि में मंदिर जाते हैं, जैसे हमारे बाप दादा और हमारे पूर्वज जाते थे आज से हजारों साल पहले. तो नहीं बदला ना कुछ. सनातन वैसे ही, सनातन अनंत है. बाकी जितने भी मजहब थे, और मैं किसी मजहब को बुरा नहीं कह रहा, सब बराबर हैं हमारी नज़रों में. हम इस्लाम की भी उतनी इज्जत करते हैं जितनी हिंदुइज्म की करते हैं, या सनातन की करते हैं, या हम क्रिश्चियनिटी की करते हैं. मेरी नज़र में सब बराबर हैं. लेकिन एक बात तय है, समय ने सबको बदल दिया. सनातन जैसे हजारों साल पहले था, वैसा आज है, वैसा हजारों साल के बाद भी रहेगा. इसलिए इसमें बदलाव मत करिए, क्योंकि कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं सनातन में. कुछ तो है कि समय जो बड़े बड़ों को ढा देता है ना, समय भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया.
आप देख लीजिए, अगर मैं हिस्टोरिकली बात कर रहा हूं आपसे, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं तो जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि मैं जैसा भी डिसएग्री विथ यू। समय, आप समझ लीजिए, समय से बड़ी कोई ताकत नहीं है, काल से बड़ी कोई ताकत नहीं है। इसका काल और समय भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। सनातन वैसे ही पवित्र गंगा की तरह बह रहा था, बह रहा है और बहता रहेगा। कितने ही अब्दाली आ गए, कितने ही लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए, कितने ही ये बाबर आ गए, जो आ गए मर्जी भारत में। अलेक्जेंडर द ग्रेट आ गए यार, बाबर वार तो ये टुच्चे थे, ये दो कौड़ी के थे, आक्रांता। सिकंदर आ गया, सिकंदर चला गया, तैमूर आ गया, फिर क्या हो गया? और जैसे सनातन पहले खड़ा था, आज सनातन वैसे ही है। देयर इज नो चेंज। आस्था जो होती है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसको बदलना, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर हिंदूज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? जो सोशल मीडिया दुनिया में प्लेटफॉर्म्स है ना, उनके ऊपर हावी हो जाओ, कंट्रोल दोज। अच्छा जी, माय क्वेश्चन टू यू इज, ये पूरे हैं यश पुजारी। Lately, there have been many reports about Pakistan being in talks with Beijing about leasing a nuclear attack submarine that too with Chinese crew abroad. What are your views on this and how does it affect or threaten our maritime security? देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, ये जो अभी एक्सरसाइजेज हुई थी जो हमने कवर करी थी ना, INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य की अरेबियन सी में, वो इसी के लिए थी, टू पुट प्रेशर नॉट डायरेक्टली ऑन पाकिस्तान, क्योंकि इसका पाकिस्तान से इतना कोई लेना देना नहीं है, बट चाइनीज सबमरीन्स आर डॉकिंग एट गवादर। देखो, पाकिस्तानी को तो तमीज़ है नहीं कि न्यूक्लियर सबमरीन कैसे चलानी है, उनको तो आइडिया है नहीं। कुछ उनके फिशिंग बोट्स हैं, यू नो, विच मास्कुरेट एज अ नेवी, सो देयर इज नथिंग इन पाकिस्तान टू टॉक अबाउट, बट डेफिनेटली वो लोग क्या अपनी ज़मीन दे सकते हैं। पाकिस्तानियों का सिर्फ एक ही चीज़ है कि अपनी ज़मीन दे देते हैं सबको, कि लो तुम ये कर लो, अमेरिकन तुम पैसे दे रहे हो तुम कर लो, चाइनीज़ तुम दे लो। तो चाइनीज़ को डॉक करने की फैसिलिटी दी, और ऑलरेडी न्यूक्लियर सबमरीन आज से नहीं आ रही है, कई सालों से आ रही हैं, कई सालों से पाकिस्तान में आ रही हैं। सो दिस इज नथिंग न्यू, कोई फिक्र करने की बात नहीं, वी हैव इट सॉर्टेड आउट। आखिरी सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये भरत गुप्ता जी कह रहे हैं, भरत गुप्ता 9205 इनका नाम है। मेजर, वी सी इंडियाज इकोनॉमी इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग एंड माई क्वेश्चन इज हाउ इज इट इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स। जय हिंद। देखिए सर, ऐसा है कि हाउ इज इट इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स, अभी आई थिंक WHO की रिपोर्ट आई थी कि IMF की रिपोर्ट आई थी, आई थिंक कुछ महीने पहले की बात है, कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ना, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो लगभग इंडिया में खत्म हो गई। जो स्टारवेशन की डेथ्स होती थी इंडिया में, वो खत्म हो गई। मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग इनटू मिडिल क्लास। इसका मतलब ये नहीं कि भारत से गरीबी चली गई, मैं एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात कर रहा हूं। एक्सट्रीम पॉवर्टी का भी एक टेक्निकल डेफिनेशन है। वो एक्सट्रीम पॉवर्टी दोस्तों भारत में खत्म हो गई, लगभग खत्म हो गई। और धीरे धीरे जैसे भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी ना, तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ग्रो करेगा। अब जैसे मैंने गडकरी साहब का नाम लिया, वो तो 25 से लेकर 35 किलोमीटर रोज हाईवे बना रहे हैं। जहां पे हाईवे जाएगा वहां पे दुकानें आएंगी, ठीक है, वहां पे रिटेल आउटलेट्स होंगी, वहां पे डेवलपमेंट होगी, वहां पे अस्पताल होंगे, वहां पे स्कूल होंगे, वहां पे यूनिवर्सिटीज होंगी, क्योंकि सड़क तो हर चीज को मैनेज करती है ना, सड़क से ही होता है हर चीज। तो जैसे जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और ये आम आदमी को भी इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? आम आदमी की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इंडिया जैसी कंट्री बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आप फार्म सब्सिडीज देते हैं, राइट? आप फार्म सब्सिडीज देते हैं, वो ठीक है, फार्मर्स की आप मदद करते हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि फार्मर्स की आपको मदद करनी चाहिए, और बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन गरीब फार्मर्स की करनी चाहिए। जो अमीर फार्मर्स है ना, करोड़पति, उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। जो अमीर फार्मर्स हैं, और अमीर का मेरा मतलब ये है कि जो, चलो फार्मर्स के लिए हम और लगा लेते हैं, ठीक है, और एक स्टैंडर्ड लगा लेते हैं कि थोड़ा सा और उनको वो कर लेते हैं कि साहब, फार्मर्स में वो लोग जो कि 10-15 लाख रुपए से ज़्यादा महीने की जिनकी कमाई है, दे शुड पे टैक्सेस। जो गरीब फार्मर है वो ना लगाए टैक्सेस। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या करते हैं पता है, क्या गलती क्या करते हैं हम लोग कहते हैं चलो फार्मर को लोन भी मिल गया और इलेक्शन से पहले लोन माफ भी हो गया, कोई बात नहीं, वी आर सपोर्टिंग फार्मर्स, गुड यार, अन्नदाता है, हमारे घरों में खाना आता है किसान की वजह से, एंड देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं उसमें कोई गलत नहीं समझता, वो ठीक है। लेकिन जो यार मैं शहरों में देखता हूँ, फ्लाईओवर के नीचे लोग सो रहे हैं, ठीक है, कम हो गया पहले से, लेकिन आज भी फ्लाईओवर के नीचे लोग सोते हैं, भूखे सोते हैं, रेड़ी लगाता है। अब क्योंकि रेड़ी वाला जो है, जो रेड़ी, फल की रेड़ी लगाता है, वो भी गरीब है ना। अब जस्ट बिकॉज वो खेती नहीं करता, आप बोलते हैं कि नहीं, तू तो किसान है ही नहीं, तू तो वोट बैंक है ही नहीं, तू भाड़ में जा, तू जीता है जिए, मरता है मरे, हमें कोई लेना देना। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो हमारा पाए है ना, जिसमें हम ये एक जो हिस्सा है जो हम बांटते हैं, वो फार्मर्स के अलावा हमें उनमें से वो लोग निकाल देने चाहिए जो अमीर फार्मर्स है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अमीर फार्मर,
जो 10, 15, 20 लाख रुपए साल के कमाते हैं ना, 2-2, 3-3 लाख महीने के कमाते हैं, और ऐसे बड़े बड़े हैं फार्मर जिनकी इतनी कमाई है, उनको टैक्स देना चाहिए। और जो गरीब फार्मर हैं उनको हमें फार्म सब्सिडी देनी चाहिए, उनको हमें क्रॉप सब्सिडी देनी चाहिए, उनको टैक्स फ्री इनकम देनी चाहिए, उनको लोन देना चाहिए, राइट। पर यह फैसिलिटी हमें उस रेडी वाले को भी देनी चाहिए, ठीक है, जो रेडी लगा के बैठा हुआ है, जो मजदूरी कर रहा है। कितने लोग हैं जो शहर आ जाते हैं, गांव से आ जाते हैं, वो बड़ी बड़ी इमारतों में काम कर रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, दे लीड अ वेरी पुअर लाइफस्टाइल, उनका कोई हेल्थ बेनिफिट्स इतने नहीं होते। वो तो आयुष्मान भारत निकाल दिया अभी, तो थोड़ा बहुत बच गए लोग, वरना तो पहले तो निपट ही जाते थे बेचारे। तो उनके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वो उसको भी डेवलप करने की जरूरत है, उन लोगों को, ठीक है। क्योंकि फार्मर्स एक वोट बैंक हैं, तो लोग ज़्यादातर फार्मर का एजिटेशन हो गया, फार्मर आ गए। अच्छा, फार्मर एजिटेशन से याद हुआ, फिर से यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं ना दिल्ली में, हमारे किसान भाई आ गए, तो किसान भाइयों का पहले तो स्वागत करता हूँ मैं। पर आपने कभी एक बात देखी, सोचिएगा, ये वीडियो के लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, आपने कभी बात सोची, फार्मिंग तो यार केरला में भी होती है। आपने कभी केरल के फार्मर को देखा? फार्मिंग उत्तराखंड में भी होती है। आपने कभी देखा उत्तराखंड के फार्मर को प्रोटेस्ट करते हुए? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, है ना, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, फार्मिंग तो भारत में हर जगह होती है। लद्दाख में भी फार्मिंग होती है, कश्मीर में भी फार्मिंग होती है। धरने में कुछ जगह के फार्मर ही क्यों बैठे हैं, जरा मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। और मैं ये नहीं कह रहा मेरे किसान भाई आए हैं, बिल्कुल ठीक आए हैं, उनका पूरा हक है आने का। बट मैं ये जानना चाहता हूं, थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ ये 2-2.5 स्टेट के, यूपी में भी, वेस्टर्न यूपी, आपने गोरखपुर के किसान को कभी नहीं देखा होगा, बुंदेलखंड के किसान को कभी नहीं देखा होगा बोलते हुए कि मैं ये कर दूंगा ना। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये 2.5 जगह के लोग ही क्यों फार्मर सड़क पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया? और केरला का फार्मर तो हाईली एजुकेटेड है, साउथ इंडिया में हाईली एजुकेटेड, महाराष्ट्र में हाईली एजुकेटेड है। मध्य प्रदेश का फार्मर हमने कभी नहीं देखा प्रोटेस्ट करते हुए। आपने देखा जब फार्म प्रोटेस्ट हुई थी मध्य प्रदेश का फार्मर? तो अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, पर मैं सोचता हूं कि क्या फार्मिंग सिर्फ 2-2.5 स्टेट में हो रही है इंडिया में, कि पूरे भारत में हो रही है फार्मिंग? सोचिएगा इसके बारे में, कमेंट्स में लिखिएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया ना, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।